वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी एडवोकेट ओशियन सैनी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी सुनते होंगे कि 498A के एलिगेशन एक वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड पे लगा दिए जाते हैं, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने 498 को ख़त्म कर दिया है। दैट मीन्स उन्होंने सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन भी दी है कि अगर इस तरीके से सिनेरियो है तो इस तरीके की जो एफआईआर है उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर भी है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर है। अगर ऐसी एफआईआर रजिस्टर्ड भी होती हैं 498A में, जिसमें एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाती है क्रूरल्टी का या फिर दहेज की डिमांड वो दिखाती है, और ऐसा में अगर प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं बनता है और ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है ये जस्ट एक बदले की भावना से की गई है या फिर हरासमेंट करने के लिए या फिर उसकी फैमिली को, लड़के की फैमिली को हरास करने के लिए किया है, तो अगर इस तरीके की चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शंस भी दी हैं कि उन्हें इस तरीके की एफआईआर जो है वो क्वैश करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास इनहेरेंट पावर है। तो देखिए, जो ये केस था अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का 2024 में इसका लैंडमार्क जजमेंट आया है। इसमें केस में होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो है 2019 में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से डिवोर्स का केस फाइल करते हैं, और यहाँ पर एक साल के बाद दैट मीन 2020 में एक सास के थ्रू डीवी एक्ट में एक कंप्लेंट फाइल होती है कि उसकी जो बहू है वो उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डीवी एक्ट सिर्फ बहुओं के लिए ही नहीं है। इसमें अगर एक मदर इन लॉ मतलब कि सास के साथ भी उसकी बहू, उसका बेटा या कोई भी जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो अगर अत्याचार कर रहे हैं तो उनके पास भी राइट है, वो डीवी एक्ट में अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड करवा सकते। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। तो ये सिर्फ एक लैंडमार्क जजमेंट ना होके इसमें सभी कोर्ट्स को और पुलिस स्टेशन को गाइडलाइंस दी गई कि सिर्फ एक बहू जाके एलिगेशन लगाती है, पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ऐसे नहीं कि जाते ही आप उनको अरेस्ट कर लेंगे। आप कम से कम ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में कि वो जो केस है वो बन भी रहा है क्या नहीं, जो स्पेसिफिक उसने एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन कहाँ तक स्टैंड करते हैं, उसमें क्या रोल है, क्या उसने जो टाइम ड्यूरेशन बताया है, अगर नहीं बताया है स्पेसिफिक कुछ उसने क्लियर नहीं किया है। देखिए क्या होता है, वैसे तो जब भी कोई 498A की कंप्लेंट रजिस्टर करवाने जाती है तो कहीं ना कहीं एडवोकेट से तो कंसर्न लेते ही हैं हर कोई। तो वो जो ड्राफ्टिंग होती है कंप्लेंट की तो वो इस तरीके से की जाती है कि 498A के जितने भी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है वो फुलफिल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हालांकि होते भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें रहती हैं वो कहीं ना कहीं जो लकुना रहता है वो ये रहता है कि उसमें स्पेसिफिक नेचर ऑफ जो एलिगेशन है वो या तो बहुत ही सिंपल रहते हैं, उनको स्पेसिफिक रोल नहीं दिया होता, या फिर अगर उसमें लिखा गया है कि मेरे ऊपर अत्याचार किया है, मारपीट की है या फिर किसी आर्टिकल की डिमांड की है, तो उसका कोई स्पेसिफिक उसमें टाइम मेंशन नहीं किया होता या फिर नहीं बताया होता कि कब उन्होंने डिमांड की या फिर किस तरीके की मेरे साथ क्रूरल्टी की, या फिर उन्होंने अगर रिलेटिव के भी नाम मेंशन किए हैं तो ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन ही नहीं किया होता कि ये रिलेटिव कब किस टाइम पे यहाँ पे आके रहे। तो अगर ये चीज़ें अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने केस से रिलेटेड आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी स्टेज पे, अगर आपका केस है और आपको लगता है कि मुझसे डिस्कस करने से आपको कुछ हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी जिस भी स्टेज पे आपका केस है। अब देखिए, इस जो रिसेंटली मैंने जो केस आपको बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें 498A को ख़त्म ही कर दिया है, उनका यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ये कोई केस ही नहीं बनता है, ये सिर्फ जो वाइफ है उसने बदले की भावना से ये केस फाइल किया था, जबकि इस केस का कोई बुनियाद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगी कि जैसे 2019 में जो हस्बैंड है उन्होंने केस फाइल किया डिवोर्स का, उधर से 2020 में मदर इन लॉ ने किया, लेकिन
2 साल बाद जो वाइफ है वो 498 के एलिगेशन लगाती है अपने हस्बैंड पे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया वो ये कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उसमें इतना डिले क्यों, 2 साल का डिले क्यों। अगर एफआईआर उनको करवानी ही थी 498 में तो वो पहले भी करवा सकते थे। अमूमन देखा जाता है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो वाइफ है वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाने के बाद 498A और डिवोर्स के ये जो भी केसेस होते हैं उनकी प्रोसीडिंग शुरू होती है। लेकिन इस केस में क्या था कि हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर रखा था क्रुएल्टी के बेस पे, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा उन्हें मेंटल हेल्थ या फिर उनके पेरेंट्स को टॉर्चर करती थी। उसके बाद जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट किया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो डिले था एफआईआर रजिस्टर करवाने का ये सिर्फ एक रीज़न था बदला लेने का और अपने परिवार वालों को हरेस करने का, क्योंकि उसमें कुछ भी एफआईआर में स्पेसिफिक, हालांकि ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी इनकी, इन्होंने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे, लेकिन जो चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की वो ये था स्पेसिफिक रोल किसी फैमिली मेंबर का नहीं दिखा रखा था कि किस फैमिली मेंबर ने किस आर्टिकल की डिमांड की या फिर दहेज क्या मांगा, क्या दिया गया, कुछ भी नहीं। और 2 साल का जो डिले था एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने में वो किस वजह से था उसको भी इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया हुआ था। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको ये बताऊं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर भी निंदा, अपनी निराशा व्यक्त करते हुए ये बोला कि जब हाई कोर्ट को पावर है 482 में इनहेरेंट पावर यूज़ करते हुए ऐसी एफआईआर को क्वैश करने की, तो फिर उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करने से डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है कि अगर आपको लगता है कि वाइफ जो है इस 498A सेक्शन का मिसयूज कर रही है और सिर्फ अपने हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को हरेस करने के लिए या फिर उनसे बदला लेने के लिए या फिर उनको नीचा दिखाने के लिए ये एफआईआर रजिस्टर्ड करवा रही है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको पावर है वो इस तरीके की एफआईआर को क्वैश भी कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन में भी डायरेक्शन दी गई है कि वो प्रॉपर तरीके से पहले आप क्या है कि उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए। अगर आपके पास एविडेंस है आप दीजिए, आप अपनी बात रखिए, काउंसलिंग में रखिए। अगर वहाँ पर लगता है कि केस बनता है तभी आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, अदरवाइज तो ये एक जैसे कहते हैं कि वाइफ ने जाके अपने एफआईआर रजिस्टर करवाई और सीधा डायरेक्टली मैकेनिकल केस जो है हस्बैंड के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखा जा रहा है कि 498A का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है और इस मिसयूज़ के चलते ही सुप्रीम कोर्ट का ये जो लैंडमार्क जजमेंट है काफ़ी पार्टीज को इससे राहत मिलेगी। और अगर आप भी चाहते हैं इस जजमेंट को अपने फाइल पे इस अथॉरिटी को यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं उनके साथ अभी ऐसा ना हो और भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन आपके किसी रिलेटिव के साथ या फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, तो ये अथॉरिटी प्लीज़ आप सेव कर लीजिए। और ये बहुत ही काम आने वाली अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल गाइडलाइंस इशू की है 498A को लेके कि अगर इस तरीके के सिनेरियो होते हैं कि जो वाइफ है वो सिर्फ बदला लेने के लिए जो है वो ये केस फाइल कर रही है, तो ऐसे केस को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें अश्विन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ था कि आप 2 साल बाद, मतलब कि आप डिवोर्स भी उधर से कंटेस्टेड डिवोर्स भी आप फेस कर रहे हैं और डीवी एक्ट में भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन आपने 2 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया और फिर आपने प्री प्लान एक प्लानिंग की कि 498, क्योंकि देखिए लेडीज़ के पास है ये सेक्शन और उसने उसी चीज़ का मिसयूज़ किया कि 498 में एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं और हस्बैंड को अरेस्ट करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की यही मल्टीपल गाइडलाइंस थी कि अगर एफआईआर कंप्लेंट वाइफ जो है रजिस्टर्ड करवाने जाती है 498A की, तो उसकी पहले तो ड्राफ्टिंग उनको चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि उसने स्पेसिफिक कुछ रोल किसी का मेंशन किया, अपनी मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, हस्बैंड का या फिर सिस्टर इन लॉ का,
जिस भी फैमिली रिलेटिव का उन्होंने मेंशन किया है उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे में 498A का केस नहीं बनता है तो ऐसे में वहीं पे इस FIR को आप क्वेश्चन भी करवा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपना पोस्ट किया हुआ है कि हाई कोर्ट में आप 498A के अगर फॉल्स एलिगेशन आप पे लगते हैं, फॉल्स FIR रजिस्टर्ड होती है तो उसको कैसे क्वेश्चन करवाया जा सकता है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि 498A का अगर मिसयूज आपकी वाइफ भी कर रही है तो उस केस को आप कैसे डिसमिस करवा सकते हैं। और ये वाली अथॉरिटी को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं है और आपकी वाइफ ने भी इस सेक्शन का मिसयूज किया है तो आपका केस भी डिसमिस हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि कोर्ट जो है वो फेवर लेती है वाइफ का, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट में जस्टिस मिलता है। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको देखिए पनिशमेंट तो मिलेगी क्योंकि उसके एविडेंस भी होंगे। और देखिए मैं इतना कहना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 90 to 95% जो केसेस हैं 498A के आज के टाइम में फॉल्स रजिस्टर्ड होते हैं। सिर्फ बदले की भावना से या फिर परेशान करने के लिए जो लड़कियां हैं इस सेक्शन का मिसयूज करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, ये आपको एक तरीके से एक शेल्टर था आपके लिए, आप इसका मिसयूज मत कीजिए। और अगर आप मिसयूज कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है, क्योंकि अगर ये केस में अगर आप खुद गिल्ट पाई जाती हैं तो आपके अगेंस्ट भी FIR रजिस्टर्ड हो सकती है। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि फॉल्स FIR रजिस्टर्ड मत करवाइए। अगर फॉल्स FIR आप रजिस्टर्ड करवाती हैं और पूरा केस चलता है और लास्ट में आपको ही गिल्टी ऑल पाया जाता है कि आपने गलत एविडेंस दिए, फॉल्स एविडेंस दिए, या फिर आपने फॉल्स FIR रजिस्टर्ड करवाई थी जिसमें हस्बैंड का उसकी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, और उसके बाद आपके अगेंस्ट भी अगर हस्बैंड चाहते हैं तो वो आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट है, मेरे हिसाब से ये जो जजमेंट था इसकी बहुत ज़रूरत थी आज के टाइम में। और देखिए टाइम टू टाइम लॉ जो है इंटरप्रिटेशन उसमें होती रहती है और ऐसी ही जजमेंट्स होती हैं जो हमारे काम आती है, जो जिसको हम यूज़ करके अपनी पार्टीज को रिलीफ दिलाते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप फॉलो माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।